नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी उत्तराखंड में भारी जीत के लिए कार्यकर्ताओं और जनता को धन्यवाद दिया है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे यहां बीजेपी को जीत मिली है। ये आंकड़े यहां पर हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से बीजेपी को 324 सीटों पर जीत मिली। समाजवादी पार्टी 55, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन 55 सीटें, बीएसपी के खाते में सिर्फ 19 सीटें और अन्य के खाते में यहां पर 5 सीटें। उत्तर प्रदेश के बाद आप जरा यहां पर ये पूरा आंकड़ा देखिए। बीजेपी 324, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 55, बीएसपी 19 और अन्य के खाते में 5 सीटें। कहीं ना कहीं पर साफ है कि यहां उत्तर प्रदेश में मोदी लहर चली। साथ ही साथ पंजाब की ट्रेंड्स आप यहां पर देख लीजिए। 117 सीटों पर चुनाव लड़ा कांग्रेस, 77 सीटें और सरकार यहां पर बनाई। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही, 22 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें। यहां पर पूरा आंकड़ा आप सबके सामने है स्क्रीन पर। बीजेपी 57 सीटें। उत्तराखंड के ट्रेंड्स हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ 11 सीटें और खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अपनी सीट से चुनाव यहां पर हार गए। बीएसपी और किसी के भी खाते में कोई भी सीट यहां पर नहीं गई। हालांकि अन्य के खाते में यहां पर 2 सीटें जरूर गई। उत्तराखंड के ट्रेंड्स हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनकर उभरी, 57 सीटें अपने खाते में की। उत्तराखंड के बाद हम आपको ट्रेंड्स यहां पर एक और राज्य के दिखा देते हैं और वो है गोवा। कहीं ना कहीं मनोहर पर्रिकर का वहां से निकलना बीजेपी के लिए अच्छा नहीं हुआ। 13 सीटें कांग्रेस यहां पर 17 सीटें और गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं सरकार बना सकती है। आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। अन्य के खाते में 10 सीटें। अब यहां पर देखना होगा कि कांग्रेस किसके साथ मिलकर, किन अन्य दलों के साथ मिलकर यहां पर सरकार बनाती है। और मणिपुर के आंकड़े आप यहां पर देख लीजिए। 59 सीटों पर यहां पर नतीजे सामने आए और कांग्रेस 27, साथ ही साथ आप टीएमसी के खाते में यहां पर 1 सीट जरूर गई मणिपुर में और वहीं अन्य के खाते में 10 सीटें यहां पर आई। पूरे ट्रेंड्स आप की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख लीजिए। बीजेपी 21, कांग्रेस ने यहां पर सरकार बनाई 27, टीएमसी और अदर्स के खाते में 10। लेकिन देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कैसे बीजेपी जश्न में पूरी तरह से डूबी हुई है। उत्तर प्रदेश, जिसे मिनी लोकसभा कहा जाता है, बनारस, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, सबकी तस्वीरें आप देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अपनी सरकार यहां पर बनाई है और मोदी लहर की तस्वीर आपके सामने तस्वीरों के रूप में। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी उत्तराखंड में भारी जीत के लिए कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद किया। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो ऐतिहासिक मैंडेट ये 5 राज्यों की जनता ने दिया है वो देश के राजनीति को एक नई दिशा देने वाला होने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के देश भर में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ता और शुभचिंतकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कई उतार चढ़ाव भरे इस चुनाव में अनेक मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता और शुभचिंतकों ने हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा समर्थन किया है और हमारी मदद भी करी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि समाज का गरीब वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ा है और सरकार की योजनाओं का लाभ चुनाव में दिखा है। जेटली ने कहा कि नोटबंदी का पूरा फायदा बीजेपी को मिला। जेटली से खास बातचीत की यहां आलोक प्रियदर्शी ने। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में शायद इस जीत को बीजेपी के कई लोगों को भी इसका उम्मीद नहीं था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी। जिस तरह से जीत की बात आप कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे कि जीत मिलेगी, क्या इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? ये तो लग रहा था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का कैंपेन चल रहा था, पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा था, समाज के अलग अलग वर्ग जिस प्रकार से साथ आए थे और विशेष रूप से देश समाज का गरीब वर्ग हमारे साथ आया था,
इससे स्पष्ट था कि एक बड़ी जीत होने वाली है। अब वो कितनी बड़ी होगी ये तो अनुमान लगाना, आकलन लगाना कठिन होता है। जिस तरह से सरकार की कई सारी योजनाएं, जनधन योजना थी, उज्ज्वला योजना थी, इन तमाम योजनाओं का क्या आपको लगता है कि असर सीधे वहां पहुंचा है? जो पहुंचा है, सरकार के एक एक कार्यक्रम का, चाहे मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन बैंक खातों की योजना हो, गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, गांव में सिंचाई की सुविधा देना, शौचालय देना गरीब आदमी को, और उसके अलावा काले धन के खिलाफ कार्रवाई करना, जो लोग पैसा नहीं देते सरकार को उनसे लेकर गरीबों के हित में खर्चना। मुझे लगता है इससे देश का गरीब सरकार के साथ जुड़ा है, और देश के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नया जुड़ाव हुआ है वो देश के गरीब वर्ग का हुआ है। नोटबंदी को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये सरकार का फेलियर होगा या फिर उसके लिए, लेकिन सरकार को इस बात का पूरा कन्विक्शन था कि ये एक बहुत पहले दिन से यह स्पष्ट था कि देश की जनता इसके साथ है और विशेष रूप से समाज का गरीब वर्ग इसके साथ है। और वो इससे स्पष्ट होता था कि तकलीफ सहने के बाद भी देश में एक विरोध नहीं हुआ, और केवल इस गलत फहमी में रहना कि देश नोटबंदी के खिलाफ रहेगा और वोट दे देगा, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी भूल थी। और स्वाभाविक रूप से सरकार की प्रो पुअर छवि जो थी वो बनाने में इसका एक बहुत बड़ा रोल था। सर, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सिर्फ देश के नहीं, बहुत सारे विदेश के इन्वेस्टर्स और तमाम लोगों की निगाहें लगी हुई थी कि सरकार की जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो आगे बढ़ेगी। अब इसको आप किस तरह से देखेंगे? स्वाभाविक लाभ है, जब सरकार मजबूत होती है तो निर्णय लेने की ताकत और बढ़ती है, तो इसका एक स्वाभाविक रूप से लाभ होता है। आखिरी सवाल कि राज्यसभा में अब किस तरह के हालात दिखेंगे? जो पहले जो जब राज्यसभा में चुनाव होगा अगला, तभी आंकड़े बदलते हैं। जी मीडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली बताते हुए कि इसको एक रेफरेंडम की तरफ लिया नोटबंदी को, नोटबंदी का सरकार को पॉजिटिव फायदा मिला। तो डीमोनेटाइजेशन का बड़ा फायदा यहाँ पर मिला बीजेपी को। मेरे साथ श्री इंफ्रा के सुनील कनौरिया जी जुड़ गए। कनौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो जो बीजेपी के आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी सर। क्या एक्सपेक्ट किया था कि 300 नहीं बल्कि 325 के करीब पहुंच जाएगा बीजेपी का नंबर? ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि 300 के ऊपर जाएगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि जो जिस तरह से माहौल था और जिस तरह से आज 2-3 साल में जो काम हुई है कि बीजेपी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस था कि यूपी में आ जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि इससे एक मैसेज मिलता है कि जो लोगों को ऐसा लीडरशिप चाहिए जो कि एक बोल्ड डिसीजन ले सके और इंडिया को, भारत को एक अलग ही लेवल में ले जा सके। और एक ये लोगों में इस पर विश्वास आया है आज हमारे प्राइम मिनिस्टर पर कि यही एक लीडर हैं जो हमें एक डिफरेंट लेवल पर ले जा सकते हैं। जी सुनील जी, मिनी लोकसभा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं। 2019 के चुनावों के लिए यहाँ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अब तैयारी करनी है तो 2024 की कीजिए, 2019 तो भूल जाइए। बीजेपी के लिए साफ साफ यहाँ पर संकेत दे दिया है कि आप ही सबकी पहली पसंद है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या अब उत्तर प्रदेश में सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कहीं ना कहीं पर एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेटअप एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। सही बात है। मैं समझता हूं कि जहां भी ज़रूरी होगी कि सेंटर में आज काफ़ी कुछ हुई है, लास्ट 2-3 साल में कई रिफॉर्म्स, कई स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट आई है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आई है। आज जो स्टेट लेवल में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिएगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सके। आज यूपी में जो इंडस्ट्री को जो इम्पैक्ट आती है आज करप्शन से, आज और लॉ एंड ऑर्डर से, ये दो को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी नए चीफ मिनिस्टर आएंगे उन्हें एक इम्पैक्ट दिखाना होगा कि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन हो जिसमें कि जैसे आज सेंटर में करप्शन कम हुई है, रिड्यूस हुई है, वैसे ही स्टेट लेवल में हो और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो हर क्षेत्र में। उसके कारण से ही एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी। सुनील जी, क्या लगता है कि अब इंफ्रा सेक्टर को या फिर रिफॉर्म्स पटरी पर थोड़ी ज़्यादा तेजी से दौड़ लगाएंगे यहाँ पर, अगर खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो?
मैं समझता हूँ पॉजिटिव होगी, बिकॉज जैसे कि कई जो प्रोग्राम्स आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट से भी सपोर्ट चाहिए होता है, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल में ही होता है। आज अगर भाजपा की ही गवर्नमेंट रहेगी वहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन और काम बेटर होगा। जो सॉल्यूशंस हैं स्टेट लेवल में, इम्प्लीमेंटेशन है, दैट ऑल्सो शुड इम्प्रूव। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। यहाँ पर चलिए, मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 14 साल का वनवास खत्म कर दिया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चली मोदी लहर ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। सबसे बड़ी जीत के साथ बीजेपी ने यूपी के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। 1991 में राम लहर के दौरान बीजेपी ने यूपी में 221 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन मोदी लहर राम लहर पर भी भारी पड़ी है। और मोदी लहर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को भी बीजेपी ने साफ कर दिया है। 403 विधानसभा में अब हर ओर भगवा ही दिखेगा, क्योंकि पूरा विपक्ष 100 के नीचे सिमट गया है। अखिलेश और राहुल को यूपी की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। मायावती ने भी अपना जादू खो दिया है। यूपी की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश में मोदी लहर अब भी कायम है। इस जीत ने नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले पर मोहर लगाई है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने नोटबंदी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था, लेकिन जनता ने मोदी पर भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को जनता का भरपूर साथ मिला है। नरेंद्र मोदी ने यूपी में जहां भी रैली की, पार्टी को जीत मिली है। इसे मोदी मैजिक भी कह सकते हैं और पार्टी का बूथ मैनेजमेंट भी। यूपी की तरह पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत ने पार्टी का मोराल काफी हाई कर दिया है और मोदी सरकार आने वाले दिनों में और कड़े फैसले ले सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हार स्वीकार कर ली है और कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे भी जारी रहेगा और आने वाली सरकार समाजवादी सरकार से बेहतर काम करेगी। लगातार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार से बाहर हैं हम। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी, समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे। जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। मैं इस समय आपका भी धन्यवाद दूंगा कि चुनाव में आप और हम लोग जगह जगह मिलते रहे। आपकी वजह से हमारी बातें भी पहुंचती रही जनता को तक। मैं एक बार फिर जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, लोकतंत्र में यही निर्णय होता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। और वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी चुनाव हारने के बाद ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा कि ये जीत यूपी की जनता की जीत है। उन्होंने बम्पर जीत की पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। सबको बहुत बधाई देता हूं। मोदी जी की लहर यूपी में 2014 से भी तेज दिखाई दे रही है। 2019 में भी मोदी जी की लहर फिर से दिखाई देगी। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया और कहा कि जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है और बीजेपी यूपी और उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम मतदाताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दे रही है। और हम आपको बता दें कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में मोदी के धुआंधार चुनाव प्रचार का बड़ा योगदान रहा। मोदी ने यूपी में प्रचार की बागडोर अपने हाथ में रखी और कुल 24 रैलियां की। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में 14 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ। भगवान श्री राम 14 साल बाद अयोध्या लौटे थे और अब ठीक 14 साल बाद यूपी में बीजेपी की वापसी हो रही है। इस वनवास को खत्म करने के लिए बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यूपी में केसरिया रंग लहराने के लिए मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 24 रैलियां की, राज्य के पश्चिम इलाके में पूरब तक खाक छाना और आखिरी दौर से पहले तो मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा ही डाल दिया। लगातार 3 दिन वाराणसी में रहे, 2 दिन वाराणसी की सड़कों पर रोड शो किया। उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। उनका नाम था श्रीमान राजीव गांधी। 1988 चित्रकूट में आकर के ग्लास की फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। 30 साल होने आए, भाइयों बहनों, न फैक्ट्री लगी, न ग्लास बनाना, नौजवानों को रोजगार मिला। इसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव से अहन पहले जहां एसपी कांग्रेस गठबंधन को ओपिनियन पोल में बढ़त हासिल थी, वहीं मोदी के चुनाव प्रचार शुरू करने के बाद माहौल बदलता गया। अंतिम दौर में पूर्वांचल की धुरी काशी में पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद आक्रामक प्रचार कर पूरी तरह से माहौल बीजेपी के पक्ष में कर दिया। यूपी के चुनाव प्रचार की मुख्य धुरी मोदी ही रहे, चाहे गठबंधन हो या फिर मायावती, सभी के निशाने पर मोदी रहे। कब्रिस्तान शमशान का मुद्दा उठाए जाने पर मोदी पर सांप्रदायिकता को हवा देने के आरोप भी लगे। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के हर हमले को मोदी ने उन्हीं की तरफ मोड़ दिया। अखिलेश ने गधे का मुद्दा उठाया तो मोदी ने उसे भी अपने पक्ष में मोड़ दिया। मैं हैरान हूं अखिलेश जी, मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं, भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? इसके अलावा बीजेपी ने बिहार चुनाव में हुई हार से सबक लेते हुए इस बार पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को तवज्जो दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में भारी जीत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए पीएम की कल्याणकारी नीतियों को जनता ने समर्थन दिया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा है। सर, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, इतनी मजबूती से आप यूपी में सरकार बना रहे हैं, किस नज़रिए से इस जीत को देखी जाए? क्या जो रिफॉर्म्स का एजेंडा बीजेपी लेकर आगे बढ़ी और ये जीत मिली है, क्या नोटबंदी के बाद ये चुनाव हुए, तो एक तरीके से लोगों का ये मैंडेट है आपके फेवर में? ये लोगों का मैंडेट तो है ही, लेकिन विशेष करके जो पिछले 2.5 साल में गरीबों के लिए और समाज के सभी वर्गों के लिए, विशेष करके गरीबों के लिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाया और जिसके माध्यम से नीचे ज़मीनी स्तर पर लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, उसको
इस चुनाव में जनता ने सराहा, उस पर मोहर लगाई और उनकी कल्याणकारी नीतियों को एक तरीके से उसको शाबाशी देते हुए, उन नीतियों को सराहते हुए इतना बड़ा मैंडेट दिया गया। साथ ही साथ जो संगठन कौशल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने दिखाया, जिसके माध्यम से चुनाव को हम निर्णायक मोड़ तक ले जा सके, वह भी उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और कार्यकर्ता जो दिन रात अंतिम समय तक चुनाव में लगे रहे, करोड़ों कार्यकर्ता, उन सबको जनता ने एक तरीके से सराहा है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इसे विकास की जीत बताया और जावड़ेकर ने सुशासन का साथ दिया। बीजेपी की इस जीत पर प्रकाश जावड़ेकर से बातचीत की मृत्युंजय कुमार झा ने। बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? बड़ी वजह यह है कि लोग, गरीब भी अब देश की तरक्की चाहता है। वो अपने बेटों को अच्छा शिक्षा, अच्छी सुविधा, रोजगार ये चाहता है। चलिए, प्रकाश जावड़ेकर की पूरी बातचीत आपको बाद में सुनवाएंगे, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, लॉ मिनिस्टर, मेरे साथ इस समय जी बिजनेस पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविशंकर प्रसाद जी, 14 साल का वनवास यहाँ पर यूपी में खत्म हो गया है सर, लेकिन सच बताइएगा कि कितने नंबर्स एक्सपेक्ट किए थे? क्योंकि 324 तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, अराउंड 300 आई एम श्योर किए होंगे, क्योंकि एग्जिट पोल्स भी अराउंड 280 तक जा रहे थे। अब वनवास हमारा खत्म हो गया, हम खुश हैं। अब आपको लगता है खुशी नहीं हो रही है तो आप हमसे सवाल पूछ रही हैं। नहीं सर, बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आप बाकी चैनल्स पर दे भी चुके होंगे। देखो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ईमानदारी से प्रचार हम लोग कर रहे थे तो एक जबरदस्त बदलाव की लहर तो दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि 24 सीटें जनता हमें आशीर्वाद देगी, ये कल्पना हम नहीं किया था। यही तो चुनाव की, जो मैं कहता हूँ, एक क्रांति है। एक ये चुनाव, देखो इस बात को आप समझो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा बहुमत आज तक कभी नहीं मिला है। आज़ादी के बाद से आज तक हाईएस्ट 269 85 में हुआ था कांग्रेस के पक्ष में, जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में जीते थे। तो ये अपने साथ में है, ये बदलाव के लिए है, विकास के लिए है, आशा का वोट है। और जात पात संप्रदाय से ऊपर उठकर पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी के साथ और मोदी जी के साथ चला है। रविशंकर प्रसाद जी, आप खुद कानून मंत्री हैं। देखिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको कमान यहाँ पर सौंपी है। उत्तर प्रदेश में सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विमेन सेफ्टी, कानून व्यवस्था, गुंडा राज, इन सब से अब आपको पार पानी होगी, जूझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर पूरा यूपी जो है वो इन सब से परेशान भी है। सर, क्या कुछ खास करेंगे अब जब यूपी में सरकार बनी है तो? जिस दिन हमारा मुख्यमंत्री बैठेगा, आप छोड़िए, कल से उत्तर प्रदेश के थाने समाजवादी पार्टी के कार्यालय नहीं रहेंगे। अगर कोई थानेदार, पुलिस अफसर कार्रवाई नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये ईमानदारी से आप काम कर, और कोई अगर बलात्कार करेगा, अपराध करेगा और गायत्री प्रजापति भागा हुआ है तो सरकार आते उसको खोज निकालेंगे। तब ऐसे मैसेज जाता है मैडम, समझती हैं आप? क्योंकि रविशंकर प्रसाद जी है, इसलिए आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं जी, थोड़ा जी बिजनेस पर थोड़ा बिजनेस की बात करने दीजिए ना आप। उत्तर प्रदेश में मैं देश का इलेक्ट्रॉनिक आईटी का मिनिस्टर हूं, कानून का तो वही हुई। पिछले 2 साल में 72 मोबाइल फैक्ट्रियां आई हैं भारत में, 42 मोबाइल और 30 स्टार्टर और कंपोनेंट की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगभग 21-22 फैक्ट्री आई है। उससे आगे मैं पूछता था कि आगरा, मेरठ, गाजियाबाद क्यों नहीं बढ़ते हो? डर लगता है। ये अब नहीं होगा। पिछले 5 साल में अखिलेश के राज में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फैक्ट्री आई है क्या? एक बड़ा उद्योग आया है क्या? नहीं आया है। वो सब हम करके दिखाएंगे, बड़े प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, वही करने की जरूरत भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए पलायन कर लेते हैं दूसरे देशों में, इसलिए दूसरे शहरों में, माफ कीजिएगा। ऐसे में जाहिर तौर पर आपकी प्रायोरिटी होगी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल सेटअप करना, फिर चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, बनारस हो, यहाँ पर।
आपने बिल्कुल सही कहा। हम उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपके चैनल पर एक विषय मैं और कहना चाहता हूं। हमारे आईटी का एक्सपोर्ट लगभग 7 लाख करोड़ का होता है। इसमें 3 लाख करोड़ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एसटीपीआई से होता है। आपको मालूम है ये नोएडा के एसटीपीआई से 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। ये यूपी में है, लेकिन जब जाते हैं लखनऊ तो 150 करोड़ हो जाता है। गोरखपुर इलाहाबाद में 10 करोड़ का होता है। हम चाहते हैं वहां 100 करोड़ का हो, 500 करोड़ का हो, नौजवानों को अवसर मिले। संभावना पूरी है उसकी उत्तर प्रदेश में, लेकिन रुचि नहीं है, भ्रष्टाचार है, डर है, खौफ है। इस सबको हम समाप्त करेंगे और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए पूरी कोशिश करेंगे। रविशंकर प्रसाद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने किया, जाहिर तौर पर वो काबिले तारीफ है, लेकिन मानते हैं कि पंजाब और गोवा थोड़ा सा पेन पॉइंट है। और गोवा इसलिए क्योंकि वो आप पहले मनोहर पर्रिकर खुद वहां से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों जो मुद्दे उठे उसके बाद मनोहर पर्रिकर जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर बने, कहीं ना कहीं उनकी कमी खल रही है सर गोवा में, और शायद इसीलिए आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं वहां पर। देखिए, गोवा की अजीब विडंबना है। 10 लाख का प्रदेश है, 9 लाख लोगों ने वोट दिया है, लेकिन गोवा में हम आज का वोट परसेंटेज आप देखें, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, तो बीजेपी को 32.5% वोट मिला है और कांग्रेस को 28.3% वोट मिला है। तो बीजेपी का वोट परसेंटेज कांग्रेस से 4% से अधिक है, लेकिन सीटें 3-4 कम हो गई है, क्योंकि गोवा छोटा है। 400, 500, 300, 200 वोट से फैसला होता है। इसलिए वहां भी हम अपनी सरकार बनाएंगे, चिंता मत करिए। बड़ी संख्या में अलग पार्टियां आई हैं जो कांग्रेस विरोधी हैं, वो एक अलग। मणिपुर की जीत देखिए हमारी, आप कितनी बड़ी जीत है। जहां हमारा म्यूनिसिपैलिटी का भी एक आदमी नहीं था, वहां हम कांग्रेस से 3-4 सीटें पीछे हैं और सरकार बनाने की स्थिति में भी आ गए हैं। कई क्षेत्रीय दल हमसे संपर्क कर रहे हैं। पंजाब की बात हम मानते हैं, पंजाब में हमारी हार हुई है, उसको हमने विनम्रता से स्वीकार किया है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और हमारी कमियां रही होंगी, इसलिए हम हारे, उसको ठीक करेंगे। जी सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बस जाते जाते ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि सब यही कह रहे हैं कि कल पता चल जाएगा, कल पार्टी मीटिंग में फैसला हो जाएगा, लेकिन फिर भी बस यही जानना चाहूंगी कि कोई उत्तर प्रदेश का होगा या किसी बाहरी को बिठाएंगे। न मैं होने वाला हूं, न आप होने वाली हैं। जब आज अमित शाह जी ने कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो कल पार्लियामेंट्री बोर्ड का इंतजार कीजिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रधानमंत्री बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, बड़े बड़े नेता बैठते हैं। हमारी पार्टी परिपक्व पार्टी है, हम लोग अच्छा निर्णय करेंगे और उत्तर प्रदेश के हित का करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत मुबारक आपको यहाँ इस उत्तर प्रदेश में खूबसूरत जीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।